तो यार ये बातें मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप लोग आईपीएल का लुत्फ बड़ी जोरों शोरों से उठा रहे हो और उठाओगे भी, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुकाबला हर दिन बेहतर नहीं बेहतरीन खेला जा रहा है। लेकिन आज के मुकाबले की मैं बात करूंगा जो कोलकाता नाइट राइडर्स और भैया आरसीबी के बीच में खेला जाएगा। ये मुकाबला एक बड़ी राइवलरी का रूप ले सकता है, लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि बड़ी राइवलरी जो होती है वह सिर्फ सीएसके और आरसीबी के मैच में, या फिर कुछ बड़े फैंस का मान लीजिए वो कहेंगे कि जो है बड़ी राइवलरी वह सीएसके और एमआई के बीच हो सकती है। और कुछ और बातें निकल करके आ रही है कि जो बड़ी राइवलरी होगी वह भैया आपको गुजरात टाइटंस और उसके बाद एमआई के बीच में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन आज के वीडियो में केके और आरसीबी तथा आरआर और डीसी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो शुरू करूं उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे पता है कि आप लोग कर दोगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। देखो यार, कल के मुकाबले की अगर मैं बात करूं तो मुझे वो मुकाबला कुछ खास लगा नहीं, लेकिन यार मुझे खास लगे या ना लगे, लेकिन आप लोगों के लिए वो मुकाबले के बारे में बताना ही पड़ेगा। तो कल के स्कोर बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो कल का स्कोर बोर्ड जैसा है कि आप लोग जानते होगे कि दिल्ली कैपिटल्स ने भैया टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी का फैसला चुना, और पहले 10 ओवर में गेंदबाजी का यह फैसला उनका काफ़ी हद तक साबित भी हुआ, और उनके गेंदबाज भैया आरआर को एकदम काबू करने में सक्षम रहे। लेकिन भैया 10 ओवर जैसे ही बीते ना, उसके बाद मैदान पे एंट्री हुई भैया रियान पराग की, और उन्होंने ऐसी बल्लेबाजी की जिसे देखने के लिए भैया सारे के सारे आरआर फैंस जो कह लीजिए तैयार होकर के बैठ चुके थे, क्योंकि भैया आरआर की तरफ से रियान पराग ही ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई या फिर 30 रन के आंकड़े को जो है पार किया। बाकी उनके अलावा दिल्ली कैपिटल्स की जो है गेंदबाजी के आगे कोई थम भी नहीं पाया। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने जितनी अच्छी गेंदबाजी की भैया उतनी ही खराब बल्लेबाजी की, जिसके कारण यह मुकाबला भैया वह 12 रन से यहाँ हार गए। और मुझे लगता भी था कि यह मुकाबला जो है दिल्ली कैपिटल बुरी तरीके से हार जाएगी। खास तौर पे बात ये होगी कि हालांकि ऋषभ पंत की तो बातें समझ में आती है कि भैया वो बल्लेबाज उतनी अच्छी खासी कर नहीं पाएंगे क्योंकि 1 साल बाद वापस आ रहे हैं, लेकिन और जो बल्लेबाज है उन्होंने भैया सब गुड़ गोबर कर दिया और अच्छी खासी बल्लेबाजी भी आपको नहीं करके दी। लेकिन इस मुकाबले में तारीफ तो करनी बनती है भैया रियान पराग की, और उनके अगर मैं स्कोर की बात करूं तो उनके अलावा कोई और बल्लेबाज आरआर की तरफ से चला नहीं। लेकिन वहीं पर जब मैं बात करता हूं रियान पराग की, तो उन्होंने भैया 45 गेंदों में 84 रन की ताबड़तोड़ और विस्फोटक पारी खेली, जहां पे आप उनकी स्ट्राइक रेट पर भी नजर डाल सकते हो कि भैया 186.67 का था, जहां पे भैया और बल्लेबाजों से ये बेहतर नहीं बेहतरीन बनाता है। और ये बातें इन्होंने साबित भी की कि भैया जितना इनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अभी इनका हॉल ये में फॉर्म जो है चल रहा था, वहाँ पे ये फॉर्म जो है लगातार जारी रख रहे हैं, और लगातार 2 मैचों में भैया 2 हाफ सेंचुरी भी लगा चुके हैं। लेकिन तारीफ करनी होगी भैया आवेश खान की भी, जिन्होंने भैया 18वां और 20वां ओवर बड़ी शानदार तरीके से डाला और आरआर को इस मुकाबले में जीत हासिल की। बाकी आरआर की जो बल्लेबाजी रही या गेंदबाजी रही, वो दिल्ली कैपिटल से केवल एक ही बातें कह रहे होंगे और बार बार कह रहे होंगे कि भैया मैं आपसे कम नहीं हूँ किसी मामले में। क्यों हिला डाला ना। और वहीं पर मैं बात करूंगा कि भैया कोलकाता नाइट राइडर्स और आरसीबी के बीच में यह मुकाबला बड़ी राइवलरी का रूप क्यों ले सकता है, क्योंकि जब आप इस मुकाबले में देखते हो तो भैया आपको कुछ नहीं बल्कि कुछ बड़ी राइवलरी आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जिसमें पहला नंबर है भैया आरसीबी की तरफ से कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से कह लीजिए विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच बड़ी राइवलरी आपको देखने के लिए मिलेगी। और आप लोग अगर आईपीएल देखते होगे तो आप लोगों की इनकी दोस्ती के बारे में अच्छी तरीके से पता होगा कि विराट कोहली और गौतम गंभीर कितने अच्छे दोस्त और फील्ड पर ये क्या कर सकते हैं। अब तो खैर बात कर लीजिए केकेआर में स्टार्क भी आ चुके हैं, तो उनकी भी राइवलरी जो है कह लीजिए वह विराट कोहली के साथ देखने के लिए मिलेगी। वहीं पर अगर मैं दूसरी बड़ी राइवलरी और दूसरे बड़ी जो है डिफेंडिंग की बात कर लूँ तो भैया इसी मुकाबले में आपको रिंकू सिंह बनाम यश दयाल देखने के लिए मिलेगा। और आप जब आप इन दोनों की बात करते हो तो आपको 5 छक्के याद आएंगे जो पिछले सीजन यश दयाल को रिंकू सिंह ने लगाया था। तो यह भी एक बड़ी राइवलरी होगी और इस मुकाबले में आपको देखने के लिए मिल सकती है। वहीं पर अगर मैं बात करूं जो तीसरी बड़ी राइवलरी इस टीम के बीच में हो सकती है वह मोहम्मद सिराज और किसके साथ हो सकती है भैया आंद्रे रसेल के खिलाफ, क्योंकि आपको 2023 का वह मुकाबला याद होगा जहां पे इनकी गेंद पर पे जो है आंद्रे रसेल छक्के नहीं लगा पा रहे थे। तो थोड़ी सी राइवलरी जो है इनके बीच में मोहम्मद सिराज और आपको आंद्रे रसेल के बीच में देखने के लिए मिली थी। अब तो भैया केकेआर की तरफ से एक और बड़ी राइवलरी निकल करके सामने आ रही है, जिसमें भैया हर्षित राणा की जो है कुछ अंदाज उनको अगर आरसीबी की तरफ वो कर देते हैं तो भैया उनके खिलाफ जो है बहुत जो है परेशानी का सबब उठाने वाला है।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यार जब राइवलरी की बात हो गई तो क्यों ना इनके हेड टू हेड बातें कर लेते हैं कि इनका आमने सामने का रिकॉर्ड कैसा है। और जब मैं इनके आमने सामने रिकॉर्ड के बारे में बात करता हूं तो मुझे जो है इस टीम में पलड़ा भारी जो जिसका नजर आता है ना वो कोलकाता नाइट राइडर्स रहने वाले। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि इन दोनों टीमों ने लगभग अब तक आईपीएल में 32 मुकाबले आमने सामने खेले हैं, जिसमें भैया कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा जो है इनसे काफ़ी ज़्यादा भारी नजर आ रहा है। जहाँ पे उन्होंने केकेआर ने 18 मुकाबले जीते हैं, वहीं पर भैया आरसीबी के मैं बात करूँ तो 4 मुकाबले ये उनसे कम जीती है, मतलब भैया 14 मुकाबले में इन्होंने जीत हासिल की। और अगर आप हालिया फॉर्म भी देखोगे तो वहाँ पे भैया कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा जो है आपको आरसीबी की तरफ से भारी होते हुए नजर आएगा, क्योंकि भैया आपको अच्छे से पता होगा कि केकेआर में क्या है कैसे है। आपको सुनील नारायण देखने के लिए मिल जाएंगे, आंद्रे रसेल, उसके बाद रिंकू सिंह जैसे खतरनाक बल्लेबाज देखने के लिए मिल जाते हैं। हालांकि आरसीबी में भी वैसे हैं, लेकिन उनका फॉर्म जैसे आप उठा के देखोगे ना, फिर चाहे मैक्सवेल हो, ग्रीन हो या फिर कह लीजिए फाफ डू प्लेसिस, किसी का भी फॉर्म अभी हाल फिलहाल में चल नहीं रहा है, जो इसके लिए परेशानी का सबब है। बात तो सही है। वहीं पर जब आप इनके हेड टू हेड के बारे में बात कर लेते हो तो आपके ध्यान में आता है कि क्या इनके प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि इनके प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस होगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, क्योंकि ये अपना मुकाबला जो है पिछला जीत करके आ रहे हैं और जिससे इनका मनोबल भैया काफ़ी ऊंचा हुआ है। क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि वो लास्ट ओवर में मुकाबला गया था जहाँ पे हर्षित राणा ने वो कमाल की गेंदबाजी की थी और भैया सामने हेनरी क्लासन थे, तो उसके बावजूद भी इस टीम ने ना वहाँ पर जीत हासिल की थी। तो मुझे नहीं लगता कि इस टीम में कोई बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी बल्लेबाज या गेंदबाज है सब फॉर्म में। लेकिन वहीं पर मैं इसके विपरीत बात करूंगा भैया आरसीबी की तरफ से, तो इस टीम को अपनी प्लेइंग 11 में बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप इसका प्लेइंग 11 उठा करके देखते हो ना पिछले 2 मुकाबले के लिए, आपको वही नाम निकलेगा जिसमें फाफ डू प्लेसिस, विराट कोहली जो है, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल या कैमरन ग्रीन सारे के सारे देखने के लिए मिलेंगे। और साथ साथ मैं बात करूँ ना तो इनके टीम में रजत पाटीदार या फिर कह लीजिए ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन किसी का भी फॉर्म नजर आ रहा है। और मैं यही चाहता हूं कि आप जो है मैक्सवेल या फिर कह लीजिए कैमरन ग्रीन में से किसी एक ओवरसीज खिलाड़ी को बाहर करके आप कहीं ना कहीं यार मौका दे दीजिए विल जैक्स को, क्योंकि अगर आपने उनको टीम में लिया है और उनका हालिया फॉर्म भी अभी T20 क्रिकेट में अच्छा खासा रहा है, तो आप उनको एक बार मौका दे करके देख लीजिए। लेकिन जहां तक मुझे लगता है ना कि ये टीम जो है कैमरन ग्रीन या मैक्सवेल में से किसी को तो निकालेगी ही नहीं निकालेगी, जिसके कारण विल जैक्स इस टीम में इस प्लेइंग 11 में मौका नहीं पा सकते हैं। और वहीं पर बात करूंगा ये टीम एक चेंजेस और कर सकती है अल्जारी जोसेफ का, क्योंकि इनको 2 मुकाबले में मौका मिला और दोनों मुकाबले में इनकी जो इकोनॉमी रही है ना वह बेहतर कह लीजिए बहुत ख़राब रही है, क्योंकि इन्होंने लगातार जो है इनकी इकोनॉमी 10 के आर पार रही थी। और यही जो है मौका है, मैं चाहता हूँ कि इनकी जगह पे अगर किसी को मौका मिले तो लॉकी फर्गसन को मिलना चाहिए, क्योंकि वो भैया अच्छे गेंदबाज है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जब मैं यहाँ तक बात कर लेता हूँ तो कौन ना आज के मुकाबले के लिए मेरी महामजबूत प्रेडिक्शन क्या हो सकती है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी किफ़ायतेमंद हो सकती है। और आपके लिए जो मेरी प्रेडिक्शन है उसमें पहली प्रेडिक्शन में बात करूँ तो भैया कोहली और फिल सॉल्ट जो है इस मुकाबले में मुझे जहाँ तक लगता है कि भैया और 50+ स्कोर करेंगे दोनों मिला करके। क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि पिछले मुकाबले में भैया फिल सॉल्ट ने भी 54 रनों की पारी खेली थी और वहीं पर भैया किंग कोहली ने लगभग 74 या 77 रन की पारी खेली थी। इसका मतलब है कि दोनों बल्लेबाज ने भैया हाफ सेंचुरी लगाई थी। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो इस मुकाबले के लिए जो मेरी दूसरी प्रेडिक्शन है उसमें मैं रसेल और मैक्सवेल की कंपैरिजन करने वाला। और जहां तक मुझे लगता है कि अगर मैक्सवेल को बल्लेबाजी मिली, साथ साथ अगर उनको रसेल को भी उतनी ही बल्लेबाजी मिली, तो कहीं ना कहीं मुझे आंद्रे रसेल जो है वह मैक्सवेल से काफ़ी आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मुकाबला मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग हालिया फॉर्म देख सकते हो मैक्सवेल का, वो बिल्कुल निकला नहीं है। वहीं पर आप आंद्रे रसेल की बात करोगे तो कमाल के फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वहीं पर अगर मैं तीसरी प्रेडिक्शन की बात करूं तो जहां तक मुझे लगता है ना इस टीम में जो है केकेआर की जीत होने वाली, क्योंकि भैया अभी हमने प्लेइंग 11 के बारे में आप लोगों को बताया और हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में भी हमने आप लोगों को बताया। तो वहां से मुझे जो लगता है ना कि यह मुकाबला जो है केकेआर के पक्ष में जाने वाला। और क्यों जाने वाला है, क्योंकि भैया इनकी स्क्वाड में वो दमखम है, उनकी स्पिनर्स कह लीजिए व गेंदबाजों में भी दमखम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम भैया जीतेगी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही शानदार एनालिसिस आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।